देखिए अपन इसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था, अनसोल्व क्वेश्चन जो थे अपने पाठ्य पुस्तक के उसको ऊपर सोल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन ने सोल्व कर रहे थे, जिसका एक पार्ट अपन ने सोल्व कर लिया था, पार्ट नंबर ए, क्योंकि इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, ए बी और सी, थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जिसमें से ए पार्ट जो था उस क्वेश्चन में ये पूछा गया था, इन्होंने ये कहा था कि जिस तरह से अपन किसी आवेश को विद्युत बल से बचाने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए उसे किसी चालक गोले के अंदर, किसी चालक खोखले गोले में रख देते हैं, यानी उसका परीक्षण हो जाता है किसी खोखले धात्विक चालक में रख देते हैं, क्या ठीक उसी प्रकार गुरुत्वीय बल के लिए भी परीक्षण किया जा सकता है? तो अपन आंसर था इसमें नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो विद्युत बल था वो तो माध्यम पर निर्भर कर रहा था, लेकिन गुरुत्वीय बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन और है, नंबर बी। तो देखो नंबर ए अपन सोल्व कर चुके थे, इसी का नंबर बी पार्ट। नंबर बी पार्ट ये कह रहे हैं कि पृथ्वी के परिधि परिक्रमण करने वाला कोई अंतरिक्ष यान है, उस अंतरिक्ष यान के अंदर भारहीनता की अवस्था होती है। क्या उसको अपन इतना बड़ा कर दें कि उसमें भारहीनता ना रहे, उसका स्वयं का क्या हो, गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए? तो देखिए अपन क्वेश्चन को नोट करते हैं, नंबर बी पार्ट, पृथ्वी के परितः परिक्रमा करने वाले पृथ्वी के परितः परिक्रमा करने वाले, पृथ्वी के परितः परिक्रमा करने वाले छोटे अंतरिक्ष यान में करने वाले छोटे अंतरिक्ष यान में, पृथ्वी के परितः परिक्रमा करने वाले छोटे अंतरिक्ष यान में बैठा कोई अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यान में बैठा कोई अंतरिक्ष यात्री, पृथ्वी के परितः परिक्रमा करने वाले छोटे अंतरिक्ष यान में बैठा कोई अंतरिक्ष यात्री गुरुत्व बल का संसूचन नहीं कर सकता, गुरुत्व बल का संसूचन यानी उसका डिटेक्शन का संसूचन नहीं कर सकता। पृथ्वी के परितः परिक्रमा करने वाले छोटे अंतरिक्ष यान में बैठा कोई अंतरिक्ष यात्री गुरुत्व बल का संसूचन नहीं कर सकता। यदि पृथ्वी के परिक्रमा, यदि पृथ्वी के परितः यदि पृथ्वी के परितः परिक्रमा, यदि पृथ्वी के परितः परिक्रमा करने वाला अंतरिक्ष स्टेशन, परिक्रमा करने वाला अंतरिक्ष स्टेशन, यदि पृथ्वी के परितः परिक्रमा करने वाला अंतरिक्ष स्टेशन आकार में बड़ा है, आकार में बड़ा है, तब क्या हुए गुरुत्व बल के, तब क्या वह गुरुत्व बल के संसूचन की, तब क्या वह गुरुत्व बल के संसूचन की आशा, तब क्या वह गुरुत्व बल के संसूचन की आशा कर सकता है। ये अपने पास क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखिएगा।
पृथ्वी के परितः परिक्रमा करने वाले छोटे अंतरिक्ष यान में बैठा कोई अंतरिक्ष यात्री गुरुत्व बल का संसूचन नहीं कर सकता, यानी वो बाहरीनता की अवस्था में होता है। यदि पृथ्वी के परितः परिक्रमा करने वाला अंतरिक्ष स्टेशन आकार में बड़ा हो, तब क्या वह गुरुत्व बल के संसूचन की आशा कर सकता है? ये अपने पास क्वेश्चन है। तो देखिएगा, अब अपन इसका उत्तर लेते हैं। तो ध्यान रहे, अगर वो आकार में बड़ा होगा, या यूं कह सकते हैं उसका द्रव्यमान ज्यादा हो जाएगा, तब अपन इससे ये आशा या उम्मीद कर सकते हैं कि उसके अंदर भारहीनता की अवस्था नहीं होगी, यानी वहां गुरुत्व बल का अपन संसूचन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इसका द्रव्यमान या आकार बड़ा होना चाहिए। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल अपने ध्यान हो तो भारहीनता पढ़ा था, तब देखा था कि जो कृत्रिम उपग्रह हैं उनमें भारहीनता होती है, परंतु जो प्राकृतिक उपग्रह हैं, जैसे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, वहाँ भारहीनता की अवस्था नहीं है, क्योंकि उसका आकार पर्याप्त काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा उसका द्रव्यमान भी है, जिससे उसका स्वयं का अपना क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय क्षेत्र है। इस कारण से इसी तरह से अगर अंतरिक्ष स्टेशन का आकार बहुत बड़ा हो और उसका द्रव्यमान भी ज़्यादा हो, तो उसका स्वयं का भी क्या बन जाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र बन जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। तो देखिए अपन इसका उत्तर क्या दे सकते हैं, तब क्या वह गुरुत्व बल के संसूचन की आशा कर सकता है? तो आंसर में अपन लिखेंगे हाँ, वो आशा कर सकता है, परंतु इसके लिए अंतरिक्ष यान का आकार और द्रव्यमान, अंतरिक्ष यान का आकार व द्रव्यमान इतना होना चाहिए, परंतु इसके लिए अंतरिक्ष यान का आकार व द्रव्यमान इतना होना चाहिए कि उसका स्वयं का उसका स्वयं का गुरुत्वीय क्षेत्र इतना अधिक हो कि वह संसूचन योग्य हो। इतना अधिक होना चाहिए कि उसका स्वयं का गुरुत्वीय क्षेत्र इतना अधिक हो कि वह संसूचन योग्य हो, ये लो, यहां अपन ने बी पार्ट इसका कंप्लीट कर। देखो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे ए नंबर का जो क्वेश्चन था वो भी है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, बी है वो भी एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, नंबर सी है वो भी एक कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन है। देखो उसमें क्या क्वेश्चन में कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में भी बहुत अच्छा कह रहे हैं कि अपन जानते हैं कि सूर्य का द्रव्यमान अधिक है, सूर्य का गुरुत्व बल अधिक लगता है, चंद्रमा की तुलना में सूर्य बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी पृथ्वी पर समुद्रों में जो ज्वार भाटा है, जो ज्वार की स्थिति आती है, वो चंद्रमा का प्रभाव प्रकट होता है न कि सूर्य का। तो इसका क्या कारण है, क्या है, इस क्वेश्चन को अभी अपन नोट करते हैं, फिर इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा नंबर सी, नंबर बी अपन ने पहले क्वेश्चन का ए पार्ट अपन ने सॉल्व कर लिया, बी कर लिया, अब नंबर सी की अपन बात कर रहे हैं। नंबर सी में कह रहे हैं यदि आप पृथ्वी पर सूर्य के कारण पृथ्वी पर सूर्य के कारण, यदि आप पृथ्वी पर सूर्य के कारण गुरुत्वीय बल की तुलना के कारण गुरुत्वीय बल की तुलना
यदि आप पृथ्वी पर सूर्य के कारण गुरुत्वीय बल की तुलना पृथ्वी पर चंद्रमा यदि आप पृथ्वी पर सूर्य के कारण गुरुत्वीय बल की तुलना पृथ्वी पर चंद्रमा के कारण गुरुत्वीय बल से करें तो आप यह पाएंगे कि अगर उससे अपन तुलना करें तो आप यह पाएंगे कि बल से तुलना करें तो आप यह पाएंगे कि सूर्य का खिंचाव यानी यूं कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य का खिंचाव चंद्रमा के खिंचाव की तुलना में चंद्रमा के खिंचाव की तुलना में अधिक है। और बिल्कुल सही है, यानी सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में क्या है, ज्यादा है। तो यही अपन कह रहे हैं, सूर्य का खिंचाव चंद्रमा के खिंचाव की तुलना में क्या है, अधिक है। ये अपन ने कह दिया। अब देखो तुलना में अधिक है, फिर भी चंद्रमा के खिंचाव का फिर भी चंद्रमा के खिंचाव का ज्वारीय प्रभाव फिर भी चंद्रमा के खिंचाव का ज्वारीय प्रभाव सूर्य के ज्वारीय प्रभाव से अधिक है। फिर भी चंद्रमा के खिंचाव का ज्वारीय प्रभाव सूर्य के ज्वारीय प्रभाव से अधिक है। क्यों? यही आपके लिए क्वेश्चन है। देखिएगा भाई, कितना अच्छा क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। क्वेश्चन में क्या कहा कि पृथ्वी पर सूर्य का जो खिंचाव है वो चंद्रमा का जो खिंचाव है उसकी तुलना में बहुत अधिक है। उसके भी बावजूद जो पृथ्वी पर जो ज्वारीय प्रभाव है वो सूर्य के ज्वारीय प्रभाव की तुलना में प्रभावी कौन है, चंद्रमा का ज्वारीय प्रभाव है। तो वो क्यों है, उसका कारण अपन को ढूंढना है। तो देखिए अब अपन उसका उत्तर लिखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें अपन सिंपल सी एक चीज जान लें कि किसी भी आकाशीय पिंड का जो ज्वारीय प्रभाव होता है वो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान रखना, ज्वारीय प्रभाव दूरी के घन यानी कि 1/r³ के समानुपाती या दूरी के घन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जबकि गुरुत्वीय जो प्रभाव होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब चूंकि सूर्य की पृथ्वी से दूरी बहुत ज्यादा है तो ये प्रभाव भी क्या है, अत्यधिक कम हो गया, क्योंकि घात 3 आ गई। जबकि चंद्रमा की सूर्य की तुलना में दूरी क्या है, पृथ्वी से कम है। तो अपने पास अपन को इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया है। तो देखो अपन उत्तर में क्या और कैसे लिख सकते हैं। अपन कह सकते हैं किसी आकाशीय पिंड का ध्यान रखना, मैं ज्वारीय प्रभाव की बात कर रहा हूं। किसी आकाशीय पिंड का ज्वारीय प्रभाव उसकी दूरी के, किसी आकाशीय पिंड का
ज्वारीय प्रभाव उसकी दूरी के घन यानी उसके क्यूब, घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी आकाशीय पिंड का ज्वारीय प्रभाव उसकी दूरी के घन के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। जबकि गुरुत्वीय बल ज्वारीय प्रभाव उसकी दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जबकि गुरुत्वीय बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जबकि गुरुत्वीय बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। अब देखिएगा, चूंकि समुद्र से चंद्रमा की दूरी, जो पृथ्वी पर समुद्र है, चूंकि समुद्र से चंद्रमा की दूरी चूंकि समुद्र से चंद्रमा की दूरी और समुद्र से सूर्य की दूरी, चूंकि समुद्र से चंद्रमा की दूरी और समुद्र से सूर्य की दूरी से बहुत कम है। की दूरी से क्या है? बहुत कम है। या यूं कह सकते हैं, सूर्य की दूरी क्या है? बहुत अधिक है, बहुत कम है। इसलिए चंद्रमा का ज्वारीय प्रभाव सूर्य के ज्वारीय प्रभाव से अधिक है। इसलिए चंद्रमा का ज्वारीय प्रभाव सूर्य के ज्वारीय प्रभाव से क्या है? अधिक है। यहाँ अपन ने क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। एक बार आप इसे नोट कर लें, एज इट ऐसे कैसे। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसमें अपन ने तीनों पार्ट इस पहले क्वेश्चन के अपन ने सोल्व कर लिए हैं, जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। पहला जो ए पार्ट था उसके अंदर जो पूछा गया था वो भी थ्योरी बेस्ड एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। दूसरा है उसके अंदर भी थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड का क्वेश्चन है। जो ए पार्ट था उसमें ये पूछा गया कि भाई गुरुत्वीय प्रभाव का परीक्षण संभव है या नहीं। दूसरे पार्ट में ये पूछा गया है कि क्या किसी कृत्रिम उपग्रह या अंतरिक्ष यान का भी गुरुत्वीय क्षेत्र हो सकता है या नहीं हो सकता। और सी में ये पूछा गया है कि ज्वारीय प्रभाव किस तरह से निर्भर करता है दूरी पर। एक तरह से ये पूछा था, जो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 की अपन बात करते हैं। आप इसे नोट कीजिए।
देखिए भाई, जिस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर जो 1 था, इस क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे ABC करके 3 पार्ट थे, वैसे ही क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसके भी 4 पार्ट है। यानी क्वेश्चन एक नहीं है, इन 4 क्वेश्चनों का समुच्चय है ये, एक उनका सेट है, उनका एक ग्रुप है, ABCD करके 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखिए अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कह रहे हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें क्या है, 4 क्वेश्चन हैं, उन चारों क्वेश्चनों में और करके दिया हुआ है, बढ़ेगा घटेगा, घटेगा या बढ़ेगा, उनमें से एक का अपन को चयन करना है कि सही आंसर कौन सा है, हाँ या ना के रूप में जवाब, या फिर उसका अपन को कारण भी एक्सप्लेन करना है। पहले क्वेश्चन में तो क्या था, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। तो देखिए इसके भी नंबर A पार्ट, अपन उन क्वेश्चनों के पार्टों के आंसर साथ साथ ही लिखेंगे। देखो नंबर A पहला क्वेश्चन, दूसरे का नंबर A पार्ट, ये कहते हैं बढ़ती तुंगता, बढ़ती तुंगता, तुंगता का तात्पर्य होता है एक तरह से ऊंचाई या एल्टीट्यूड भी बोलते हैं अपन इसे, एल्टीट्यूड। बढ़ती तुंगता यानी एल्टीट्यूड के साथ गुरुत्वीय त्वरण, के साथ गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है ऑब्लिक घटता है। ये अपने पास क्वेश्चन है। यहां अब अपन को एक चयन करना है कि बढ़ती तुंगता के साथ, या यूं कह सकते हैं बढ़ती हाइट के साथ, ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है या घटता है। देखो जब अपन ने गुरुत्वाकर्षण पढ़ा था वहां इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक सतह पर होता है, सतह से ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का मान घटता है, सतह से नीचे जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है, घटता है। और पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है, प्रभावित था, जो अपने टॉपिक दे नहीं रखा था बुक के अंदर। पृथ्वी के आकार का भी गुरुत्वाकर्षण पर क्या पड़ रहा था, प्रभाव। तो अब अपन इसका आंसर देखें। देखो भाई इसे अपन हल करें। देखो पृथ्वी की अगर ऊंचाई की अपन बात करें तो देखो फॉर्मूला ये था, पृथ्वी की सतह से स्मॉल h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, ये अपने पास फॉर्मूला आया था। देखो याद कीजिए, GH इज इक्वल टू GS अपॉन में 1 प्लस H अपॉन में R का होल स्क्वायर, एवं ये भी फॉर्मूला आया था H इज लेस देन कैपिटल R होने पर, यहाँ पर कैपिटल R पृथ्वी की त्रिज्या है, H ऊंचाई है और GS पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है, एवं H इज लेस देन कैपिटल R होने पर यह फॉर्मूला था GH इज इक्वल टू GS 1 माइनस 2H अपॉन में R। दोनों ही फॉर्मूलों से स्पष्ट है कि अगर H की वैल्यू बढ़ेगी तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, घटेगा। तो यानी सही आंसर क्या होगा, घटेगा। तो आप क्या कह सकते हैं, अतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। तो देखो सही विकल्प क्या हुआ, घटता है। तुंगता का मतलब ऊंचाई के साथ। नंबर B, तो ए पार्ट अपन ने इसका सोल्व कर लिया है, फॉर्मूले से इसकी अपन ने क्या कर दी है, इसकी व्याख्या भी कर ली है। अब नंबर B पार्ट देखें। ए पार्ट तो इसका ऊंचाई के साथ था, नंबर B कहते हैं बढ़ती गहराई के साथ।
बढ़ती गहराई के साथ या इसके साथ एक कंडीशन है, पृथ्वी को एक समान घनत्व का गोला मानकर पृथ्वी को एक समान घनत्व का गोला मानकर बढ़ती गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण के साथ गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है, के साथ गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता ऑब्लिक घटता है। ध्यान रहे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि पृथ्वी की सतह से अगर ऊंचाई बढ़ती है तो भी गुरुत्वाकर्षण का मान घटता है, और अपन सतह से नीचे गहराई में जा रहे हैं, गहराई में जाते हैं तो भी गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पर भी सही जो चयन होगा वो क्या होगा, घटता है। अब देखिए इसका भी अपन सॉल्यूशन कर लें। देखो फॉर्मूला ये था भाई, सही उत्तर का चयन करना था। सही उत्तर का अगर चयन करना था तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, घटेगा गुरुत्वाकर्षण का मान। तो लेकिन कैसे घटेगा ये भी मैं इसको फॉर्मूले से एक्सप्लेन कर दूं। देखो पृथ्वी की सतह से स्मॉल डी गहराई पर पृथ्वी की सतह से स्मॉल डी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण जी डी इज इक्वल टू जी एस 1 माइनस डी अपॉन में आर, ये एक फॉर्मूला था आपने कहा। पृथ्वी की सतह से स्मॉल डी गहराई पर गुरुत्वाकर्षण जी डी इज इक्वल टू जी एस 1 माइनस डी अपॉन में आर होता है, जहां आर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। इससे स्पष्ट है कि इसलिए अगर डी की वैल्यू बढ़ती है तो जी डी की वैल्यू क्या होगी, घटती है। एवं डी इज इक्वल टू आर, तो जी डी इज इक्वल टू क्या था, 0 था। यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर घटते घटते मान क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण का मान 0 हो जाएगा। तो अपन यूँ कह सकते हैं अतः पृथ्वी की सतह से गहराई बढ़ती जाने पर गुरुत्वीय त्वरण भी घटता जाता है। ये लो, यहाँ पर भी मान क्या हो रहा था, घट रहा था, और यहाँ पर भी क्या हो रहा था, घटता है। यानी दोनों ही स्थितियों में विकल्प क्या होगा, घटता है मान। तो यहाँ पर भी आंसर घटता है सही हो गया, और वहाँ पर भी आंसर क्या है, घटता है। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। तो अपन ने ए और बी 2 पार्ट दूसरे क्वेश्चन के सोल्व कर लिए हैं। अब अपन तीसरे पार्ट है उसकी बात करेंगे कि तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी गुरुत्वाकर्षण का पूछा गया है। उसमें ये पूछ रहे हैं कि क्या गुरुत्वीय त्वरण पिंड के द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है अथवा नहीं करता है। इसको भी अपन फॉर्मूले की सहायता से क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा।
अब अपन नंबर सी, दूसरे क्वेश्चन का नंबर सी पार्ट, इसमें कह रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान ओब्लिक पिंड के द्रव्यमान, ओब्लिक पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन है, तो अपन को सही विकल्प चुनना है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है अथवा पिंड के द्रव्यमान पर। ये कॉन्सेप्ट अपन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। मैंने बताया था कि हर ग्रह के लिए द्रव्यमान अलग अलग होगा, परंतु किसी एक ग्रह की सभी वस्तुओं के लिए गुरुत्व का मान क्या होगा, एक समान होगा। यानी कि गुरुत्व का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर ना करके निर्भर करता है ग्रह के द्रव्यमान पर। तो यहां पर भी द्रव्यमान किस पर निर्भर करेगा भाई, गुरुत्व पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। ये इसका सही आंसर हो गया। अब जरा इसे अपन एक्सप्लेन भी कर लें। देखो कैसे अपन स्पष्ट करेंगे। अपन क्या जानते हैं, देखो यदि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम व त्रिज्या कैपिटल आर हो तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण Gs इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में R स्क्वायर होता है। और इस फॉर्मूले से स्पष्ट हो रहा है कि गुरुत्व का मान केवल पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है, न कि पिंड के द्रव्यमान या पिंड की त्रिज्या पर। तो देखिए अपन कैसा आंसर लिखेंगे। यदि पृथ्वी त्वरण कैपिटल एम व त्रिज्या कैपिटल आर हो तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण जी एस, एस का मतलब सरफेस और जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर होता है, जिससे स्पष्ट है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के द्रव्यमान, जिससे स्पष्ट है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के द्रव्यमान निर्भर करता है, न कि पिंड के द्रव्यमान पर। क्लियर। तो यहां पर भी अपने पास सही आंसर आ गया है। अब इसके बाद जो है डी पार्ट भी इसका एक अच्छा क्वेश्चन है। डी पार्ट में इन्होंने क्या कर रखा है, इसी वजह के दो फॉर्मूले दे रखे हैं और कह रहे हैं कि दोनों फॉर्मूले में से यथार्थ फॉर्मूला कौन सा है, यानी करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है तो यानी यथार्थ, सॉरी करेक्ट तो दोनों ही है, दोनों फॉर्मूले से अपन प्रूफ करके देखेंगे। इन फॉर्मूलों को निकाल के मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में ये फॉर्मूले हैं क्या और इनमें से किसकी यथार्थता अधिक है। जैसे गुरुत्वीय त्वरण के अपने दो फॉर्मूले देखे थे ऊंचाई वाले, एक तो फॉर्मूला देखा था आपने, देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, जी एच इज इक्वल टू जी एस 1 प्लस एच अपॉन में आर का होल स्क्वायर और एक फॉर्मूला ये लिया था जी एच इज इक्वल टू जी एस 1 माइनस 2h अपॉन में आर। फॉर्मूले दोनों ही सही है, लेकिन अगर इसमें यह पूछा जाए कि इन दोनों में से यथार्थ कौन सा है तो एक्चुअली यथार्थ फॉर्मूला ये होगा, क्योंकि ये सभी हाइट के लिए अप्लाई है, लेकिन ये केवल छोटी हाइट के लिए ही लागू था। कब, जब h इज लेस देन कैपिटल R हो, उसी के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था। तो इन दोनों में से यथार्थ फॉर्मूला ये हुआ। इसी टाइप का एक क्वेश्चन जो अपने पास डी जो दे रखा है,
इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो डी पार्ट है उसमें भी इसी तरह से दे रखा है, यानी कि गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा के दो फॉर्मूला दे रखे हैं और उसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा फॉर्मूला अधिक यथार्थ है, यानी कौन सा तो एक्चुअल वैल्यू को बताएगा और कौन सा लगभग या सन्निकट मान को दर्शाएगा, ये उस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहे हैं। तो अब उस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। नंबर सी को, सी के बाद सॉरी नंबर डी को। देखो अपन उसमें आपको तो केवल विकल्प चयन करना था, लेकिन मैंने उस विकल्प के साथ साथ उसको एक्सप्लेन भी करके बता दिया कि एक्चुअल में यही विकल्प सही होगा तो क्यों होगा, यही ऑप्शन सही होगा तो क्यों होगा, ये अपन ने इसको एक्सप्लेन किया है। देखिएगा, अब अपन ले रहे हैं इसका नंबर डी पार्ट। भाई अपन ने सी पार्ट तक देख लिया, नंबर डी पार्ट। नंबर ए पार्ट में तो क्या था कि ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण की निर्भरता पूछी थी, बी के अंदर गहराई के साथ पूछी थी, और सी जो पार्ट था उसमें गुरुत्वाकर्षण की निर्भरता पृथ्वी के द्रव्यमान और पिंड के द्रव्यमान में से किस पर निर्भरता होगी ये पूछी थी, यानी दो में तो घटना बढ़ना था और इसमें निर्भरता थी। अब नंबर डी की अपन बात कर रहे हैं। डी क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। डी क्वेश्चन में कहते हैं पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से, देखो कितनी स्पष्ट लैंग्वेज कही है इन्होंने कि पृथ्वी के केंद्र से डिस्टेंस दे रहे हैं, पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल r2 तथा स्मॉल r1, स्मॉल r2 तथा स्मॉल r1 दूरियों के दो बिंदु, स्मॉल r2 तथा स्मॉल r1 दूरियों के दो बिंदुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा, के दो बिंदुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा अंतर, पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल r2 तथा स्मॉल r दूरियों के दो बिंदुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा अंतर के लिए सूत्र, अंतर के लिए सूत्र। देखिए भाई क्या क्या सूत्र है। एक तो सूत्र अपन को दिया गया है माइनस कैपिटल जी और साथ में दे रहे हैं कैपिटल एम स्मॉल एम। कैपिटल एम तो ग्रह का द्रव्यमान यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल एम पिंड का द्रव्यमान यानी कि स्मॉल एम। 1/, स्मॉल r2 माइनस 1/, स्मॉल r1। एक तो फॉर्मूला यह है के लिए सूत्र माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1/, स्मॉल r2 माइनस 1/, स्मॉल r1। एवं एक सूत्र ये अपन को दिया हुआ है mg स्मॉल एम पिंड का द्रव्यमान, स्मॉल जी गुरुत्वाकर्षण, फिर दिया हुआ है आपको स्मॉल r2 माइनस स्मॉल r1। ये लो, पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल r2 तथा स्मॉल r1 दूरियों के दो बिंदुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा अंतर के लिए सूत्र माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1/, स्मॉल r2 माइनस 1/, स्मॉल r एवं mg r2 माइनस r1। ये दो सूत्र हैं, से यूं कह रहे हैं केंद्र से दूरियों के बीच स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र, ये सूत्र माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1/, स्मॉल r2 माइनस स्मॉल r1 सूत्र ऐसे लिखते हैं अपन। सूत्र mg r2 माइनस r1 से अधिक ओब्लिक कम, यथार्थ। ये पूछ रहे हैं
कि ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले से अधिक है या कम यथार्थ है। तो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस करके बता दिया कि ये फॉर्मूला इससे क्या है, अधिक यथार्थ है। अब क्यों है यथार्थ, अब इसे मैं सोल्व करके बता रहा हूं। देखो ये जो सेकंड क्वेश्चन अपने सोल्व किया है, इस सेकंड क्वेश्चन जिसके कि चारों पार्ट हैं, ध्यान रखना चारों पार्टों को मैंने, इसके चारों पार्टों को मैंने फॉर्मूलों से एक्सप्लेन किया है बिल्कुल क्लियरली। चाहे ए बी सी तीनों पार्ट सोल्व कर लिए, डी पार्ट को भी अपन फॉर्मूले से सोल्व कर रहे हैं। तो देखिएगा कैसे अपन इसे सोल्व करते हैं। आपको पता है कि पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ये फॉर्मूला था। U इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में स्मॉल r होता है। ये अपन डेरिवेशन कर चुके, जबकि अनंत पर अपन शून्य मान रहे हैं, तब ये स्थिति थी। ध्यान रखना, अनंत पर अगर शून्य स्थिर ऊर्जा ले रहे हैं तो पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर इस ऊर्जा का ये फॉर्मूला था, जहां पर कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक था, कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल m उस पिंड का द्रव्यमान जिसके लिए अपन ज्ञात कर रहे थे। तो देखिए अगर ये फॉर्मूला होता है तो देखो इस फॉर्मूले से अपन अगर वैल्यूज देखें तो देखो, इसलिए अगर मैं u1 की अगर वैल्यू देखूं तो क्या बन जाएगा, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल r1 एंड u2 इज इक्वल टू, देखो भाई दूसरे बिंदु के लिए, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में स्मॉल r2। इसलिए अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं, यानी किस किस का, u2 माइनस u1 का, तो देखो u2 की वैल्यू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में स्मॉल r2। ये r2 दूरी के लिए ये हो गया, r1 दूरी के लिए ये हो गया। फिर इसमें से मैं क्या कर रहा हूं भाई, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में स्मॉल r1। ये लो, अगर ऐसा है तो अब देखिएगा, अब मैं इनकी वैल्यूज को अगर पुट करता हूं तो देखो अब मेरे पास ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे मेरे पास माइनस, ये तो हो जाएगा प्लस का, चलो देखो इसे ये लिख दूं मैं, u2 माइनस u1 इज इक्वल टू, ये तो हो गया है प्लस का, और ये क्या है मेरे पास माइनस का है, यानी कि माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में स्मॉल r2 प्लस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में स्मॉल r1। यही तो हुआ, या u2 माइनस u1 इज इक्वल टू, माइनस को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो देखिएगा, क्योंकि मुझे फॉर्मूला माइनस के रूप में दिया हुआ है, मुझे माइनस कॉमन लेना है, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m मैंने कॉमन ले लिया है। तो देखो क्या बच गया, माइनस कॉमन लिया तो ये तो क्या हो गया, प्लस में हो गया, और ये प्लस क्या हो गया, माइनस में। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। ये लो भाई, जो इन्होंने फॉर्मूला दिया था वो फॉर्मूला मैंने लिख दिया, ये इक्वेशन नंबर मैंने 1 नाम दे दिया इसे। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब देखिए भाई, इससे आगे की स्टेप्स को मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ। अगर देखो यहाँ से पहले एक लाइन और ले सकता हूँ मैं, समीकरण 1 से मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, देखो समीकरण 1 से ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, तो देखो u2 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, क्या एलसीएम आ रहा है मेरे पास, r1 r2 एलसीएम आ रहा है भाई, r1 r2 तो एलसीएम आ रहा है। तो अब मेरे पास क्या होगा, r2 से r2 तो ये हो जाएगा r1 माइनस r2, बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूँ मैं, r1 माइनस r2, या बाहर नेगेटिव का साइन है तो देखिएगा u2 माइनस u1 इज इक्वल टू, माइनस को भीतर ले लूंगा मैं तो कैपिटल G कैपिटल M, अगर नेगेटिव साइन को भीतर लेता हूं तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा r2 माइनस r1 अपॉन में r1 r2। ये इक्वेशन मेरे पास यहां तक आ गई। अब देखो यहां पर r1 और r2 क्या थी, बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है पृथ्वी के केंद्र से दूरियां हैं r1 और r2। अगर r1 और r2 अगर पृथ्वी के केंद्र से दूरियां हैं तो देखिएगा
चूंकि R1 इज इक्वल टू क्या ले लूंगा मैं, पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R तो मेरे पास है ही है, पृथ्वी की त्रिज्या को मैं कैपिटल R से ले रहा हूं, प्लस उसके लिए हाइट क्या ले लूं मैं, H1 है, एंड स्मॉल r2 इज इक्वल टू अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल h2। तो अब देखिएगा यहां मेरे पास ये R1 R2 की वैल्यू तो आ गई है, लेकिन अगर ऐसा हो कि H1 और H2 कैपिटल R की तुलना में क्या हो, नगण्य हो, यानी कि ऐसा हो कि यदि H1 व H2 कैपिटल R की तुलना में कैपिटल R की तुलना में क्या हो, नगण्य हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर R1 R2 को लगभग मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल R का स्क्वायर कह सकता हूं, क्योंकि ये भी R हो गया, ये भी R हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, R का स्क्वायर। इसलिए इक्वेशन अब मेरे पास हो जाएगी U2 माइनस U1 इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m R2 माइनस R1 अपॉन में R का स्क्वायर, यानी कि समीकरण बन गई है U2 माइनस U1 इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में R का स्क्वायर स्मॉल m R2 माइनस R1। बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो ये तो अपन भली भांति जानते हैं कि चूंकि कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में R का स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल g, यानी गुरुत्वीय त्वरण होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गुरुत्वीय त्वरण, इसलिए U2 माइनस U1 इज इक्वल टू ये हो गया है स्मॉल m, यहाँ ये g स्मॉल g, और ये हो गया है R2 माइनस R1। ये लो इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये दोनों फॉर्मूले आ गए हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन को आप पढ़ के देखिए, मैंने दोनों ही फॉर्मूले निकाल के आपको बता दिए हैं कि पृथ्वी के केंद्र से R2 तथा R1 दूरियों के दो बिंदुओं के बीच स्थिर ऊर्जा अंतर के लिए सूत्र माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m 1 अपॉन में R2 माइनस 1 अपॉन में R1, वो ये रहा, समीकरण नंबर 1 आ गई। सूत्र mg R2 माइनस R1 से अधिक या कम यथार्थ है। तो आप गौर कीजिए, ये फॉर्मूला कब आ रहा है मेरे पास, जबकि R की तुलना में नगण्य हो। यदि H1 और H2 R की तुलना में नगण्य होंगे तो ही ये फॉर्मूला आ रहा है, नगण्य नहीं है तो ये आ रहा है। इसका मतलब इससे अपन को सन्निकट मान प्राप्त हो रहा है। तो देखो, समीकरण 2 से सन्निकट यानी लगभग मान प्राप्त हो रहा है। सन्निकट मान प्राप्त होता है। अतः समीकरण 1 के रूप में प्राप्त सूत्र समीकरण 2 की तुलना में यथार्थ है, यानी कि कोण की तुलना में अधिक यथार्थ है, ऐसा कहेंगे अपन। की तुलना में हमें क्या है, अधिक यथार्थ है। ये लो, यहां एक अपन ने बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट वाला जो क्वेश्चन था वो अपन ने सोल्व कर लिया। तो देखो, यहां अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट अपन ने सोल्व कर लिए हैं। दोनों क्या, चारों पार्ट सोल्व कर लिए, ए बी सी और डी। और क्वेश्चन नंबर 1 का बी और सी वो पार्ट अपन ने सोल्व कर लिया, यानी कि अपन ने 6 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। तो देखो, मैंने दोनों ही फॉर्मूले निकाल के आपको बता दिए हैं।
देखिएगा, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि एक सिंपल क्वेश्चन है केपलर के नियम पर आधारित। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, मान लीजिए एक ऐसा ग्रह, मान लीजिए एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के परित है। मान लीजिए एक ऐसा ग्रह है मान लीजिए एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के परित है, पृथ्वी की तुलना में के परित है, मान लीजिए एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के परित है, पृथ्वी की तुलना में 2 गुनी चाल से गति करता है। 2 गुनी चाल से गति करता है। मान लीजिए एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के परित है, पृथ्वी की तुलना में 2 गुनी चाल से क्या करता है, गति करता है। गति करता है, डबल स्पीड से उसे मूव कर रहा है। तब पृथ्वी की कक्षा की तुलना में, तब पृथ्वी की कक्षा की तुलना में इसका कक्षीय आमाप की तुलना में इसका कक्षीय आमाप यानी कि उसकी कक्षा की साइज, आमाप क्या है, ये अपने पास क्वेश्चन है। देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन है भाई, अगर किसी ग्रह की चाल अगर पृथ्वी की, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो चाल है उसकी तुलना में अगर डबल है, इसका मतलब उसे समय उससे आधा लगेगा। भाई चाल डबल होने का मतलब उसे समय उसकी तुलना में क्या लगेगा, कम लगेगा, यानी आधा हो गया। तो अपन यूँ कह सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी कि मैंने मान लिया कि ग्रह का आवर्तकाल टीपी है, पी यानी प्लैनेट्स, तो ये पृथ्वी का जो आवर्तकाल है, परिक्रमण काल, उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अपन क्या जानते हैं, चूंकि आपको ये दिया हुआ है कि ग्रह की जो चाल है वो पृथ्वी की चाल के क्या है, दुगनी है। अगर आवर्तकालों का अनुपात पता चल गया है तो अपन को क्या पूछ रहे हैं, ये उस ग्रह की आमाप यानी कि आरपी की वैल्यू मुझे क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ये अपने पास क्वेश्चन है। और ध्यान रखना, पृथ्वी से सूर्य की दूरी को अपन 1 AU भी बोलते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसकी वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, जिससे अप्रॉक्स 1.5 10⁻11 मीटर भी कह सकते हैं। ये लो, पृथ्वी से सूर्य एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब देखो भाई, आरपी निकालना है। मेरे पास फॉर्मूला है केपलर का नियम, केपलर के तृतीय नियम से। केपलर के तृतीय नियम से मैं क्या जानता हूं कि T इज प्रोपोर्शनल R की पावर 3/2 होता है। यानी कि इससे मैं यूँ कह सकता हूं कि TE अपॉन में TP इज इक्वल टू RE अपॉन में RP। चलो इससे पहले पील को ले लेते हैं, TP अपॉन में TE इज इक्वल टू RP अपॉन में RE की पावर 3/2, यही तो होता है। या इसी इक्वेशन को मैं यूँ कह सकता हूँ
आर पी अपोन में आर ई इज इक्वल टू टी पी अपोन में टी ई की पावर, इसे उल्टा कर दीजिए 2/3। अगर ऐसा कह दिया है तो ये लो भाई क्वेश्चन सोल्व हो गया। इससे आगे के हिस्से को मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। आर पी अपोन में आर ई इज इक्वल टू टी पी, यहां मैं ले चुका हूं इक्वेशन को, देखो टी पी की वैल्यू क्या है, टी ई बाई 2, और ये मेरे पास क्या है, टी ई है। इसकी पावर कितनी है, 2/3। टी ई से टी ई कैंसिल हो गया, यानी आर पी अपोन में आर ई 1 अपोन में 2 की पावर 2/3 आर पी अपोन में आर ई। अब 1/2 की पावर 2/3 है, इसको जब अपन सोल्व करेंगे आएगा 0.63 यानी कि इस ग्रह की त्रिज्या 0.63 होगी पृथ्वी की त्रिज्या की। ये लो, और अपन जानते हैं पृथ्वी से सूर्य की दूरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, यानी कि मैं इसे, या तो ये भी आंसर सही है इसका, और इसे मैं ऐसे भी ले सकता हूँ 0.631 AU, यानी कि आर पी इज इक्वल टू 0.63 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के रूप में। ये भी आंसर लिखा जा सकता है, ये भी आंसर लिखा जा सकता है। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू ये अपने पास क्या होती है, मीटर में होती है। तो यहाँ अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 को अपन ने सोल्व कर लिया है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की अपन बात करेंगे, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को अपन 2 अलग अलग तरीकों से सोल्व करके देखेंगे। तो एक बार ये तो आप नोट कीजिए।